Hi guys, this is Surabhi Bhatia and welcome to the YT channel of Legal Edge by Top Rankers। और आज की वीडियो है हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट के बारे में, वेयर इन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू उन्होंने पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से अराउंड 14 क्वेश्चंस रिगार्डिंग एक कंट्रोवर्सी जो एक लंबे टाइम से चल रही थी, लास्ट एक महीने से चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था अराउंड गवर्नर एंड प्रेसिडेंट की टाइमलाइंस को लिमिट करते हुए, स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब करते हुए। तो उसी रिगार्ड में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं। अब वो क्वेश्चंस पूछने की पावर क्या उनके पास है, अगर है तो किस लीगल प्रोविजन के अराउंड है, ये सारी बातें हम आज के अपने इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। So what exactly are we going to discuss? We are here discussing issue क्या है, सबसे पहले तो क्या मैटर है जिसके अंडर ये सारी बातें आई, क्यों प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत पड़ी, आर्टिकल 143 क्या है जिसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट अगर चाहे तो किसी भी फैक्चुअल या लीगल एस्पेक्ट्स को देखते हुए, इंपॉर्टेंस देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं। सो व्हाट इज आर्टिकल 143 एंड क्या क्वेश्चंस एग्जैक्टली पूछे गए हैं। सो हम उन क्वेश्चंस को एक एक करके डील करेंगे कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किन एस्पेक्ट से पूछे गए हैं। ऑलराइट, सो वेरी क्विकली लेट्स स्टार्ट। 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। एक लैंडमार्क डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। इस पे भी हम ऑलरेडी एक सेशन ले चुके हैं। इनफैक्ट जो आपका इस वीक मंथली सीएल के आया था, जो अप्रैल का करंट लीगल नॉलेज का हमारा मंथली सेशन आता है, उसमें भी हमने इस केस को डिटेल में डिस्कस किया था। एंड एवरी टाइम आई हैव टोल्ड यू कि ये डिसीजन इस महीने का नहीं, इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रहने वाला है हमारे, चाहे क्लैट एस्पिरेंट्स हैं, चाहे किसी भी तरीके से आप लॉ एस्पेक्ट्स में डील कर रहे हैं। सो अप्रैल 8 को एक डिसीजन आया था। क्या केस था हम फिर भी एक बार ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पहली बार देख रहा है वो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। केस आया था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, जहां पर स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने एक पिटिशन फाइल की थी इन सुप्रीम कोर्ट, ये कहते हुए कि हमने 10 बिल पास करके गवर्नर को भेज दिए हैं, बट उस वक्त जो गवर्नर थे RN रवि, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। 2 साल हो चुके हैं, कोई रीजन नहीं दिया, कोई एक्शन नहीं लिया, जो अपने आप में गलत था। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच, जिसमें जस्टिस पारदीवाला एंड जस्टिस महादेवन थे, इन दोनों ने एक डिसीजन लेते हुए ये कहा कि जो गवर्नेटोरियल प्रोक्रेस्टिनेशन है, मतलब बिना किसी रीजन के अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करें, प्रोक्रेस्टिनेट मतलब आप डिले कर रहे हैं बिना किसी रीजन के, उस पे एक उन्होंने एंड किया था। कैसे एंड किया था? उन्होंने गाइडलाइंस दी, प्रॉपर स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस दी, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन दिया आर्टिकल 200 का, जो गवर्नर के पावर्स से रिलेटेड है कि गवर्नर को कितने वक्त में देना है। आर्टिकल 201 का, जो ये कहता है कि अगर गवर्नर एक बिल को संभालते हैं प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए, तो प्रेसिडेंट का भी क्या एस्पेक्ट रहेगा। जब अप्रैल 8 का डिसीजन आया था तो टाइमलाइन प्रिस्क्राइब थी सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के लिए, पर जब प्रॉपर ऑर्डर आया था तो पता चला कि प्रेसिडेंट के लिए भी टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब्ड है, जिसके बाद काफी ज्यादा ऑलरेडी हल्ला मचा था जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर में। एक चाहे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अब कौन है चैट बॉक्स में बताना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी बोला था कि जुडिशरी बहुत ज्यादा ओवर रीच कर रही है इन पावर्स को, बहुत एक्सट्रीम में एस्पेक्ट्स जा रहे हैं। उन्होंने इन 10 बिल को भी पास करवा दिया बिना गवर्नर के असेंट के, क्योंकि एक लंबे टाइम से डिले थे। और सबसे कंट्रोवर्शियल, एज आई टोल्ड यू, था स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस को प्रिस्क्राइब करना। और इससे भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल एक एस्पेक्ट था कि इन्होंने ये बोला कि अगर आपने बिल पास नहीं किया इस वक्त में, अगर मान लो 1 महीने का वक्त है, 3 महीने का वक्त है, इस वक्त में पास नहीं हुआ, तो ये मान लिया जाएगा कि पास हो गया। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, जिसको हम और डिस्कस करेंगे। अब कोर्ट की क्या रूलिंग्स थी? जुडिशियल रिव्यू अलाउड है। जुडिशियल रिव्यू अलाउड है मतलब कि जो भी अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर रीजन देते हैं
उस चीज को डिले करने का, उस चीज को रिजेक्ट करने का, उसका जुडिशियल रिव्यू भी अलाउड है। तो लेजिस्लेचर में एक अच्छा खासा इंटरफेरेंस ऑफ जुडिशरी का एस्पेक्ट यहां से आ सकता है। मूविंग ऑन, आप प्रेसिडेंट के पास वापस नहीं भेज सकते अगर रिप्रेजेंट किया है। मतलब कि अगर मान लो बिल लेजिस्लेचर के पास से पास होके कहां पहुंचा, गवर्नर के पास पहुंचा, गवर्नर ने उसको रिकंसिडर करने के लिए लेजिस्लेचर के पास भेज दिया कि इसको करवाना है, ठीक है, कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे केस में अगर वापस गवर्नर के पास भेजा है तो अब गवर्नर ये नहीं कह सकता है कि चलो इस बिल को मैं प्रेसिडेंट से पूछ कर आ जाता हूं। एक और रास्ता भी हो सकता है कि बिल को लेजिस्लेचर ने भेजा गवर्नर के पास, अगर कभी स्टेट बिल्स के मैटर्स नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं तो वो गवर्नर से प्रेसिडेंट के पास भी जा सकते हैं, तो वो प्रेसिडेंट के पास गए। अब मान लो प्रेसिडेंट ने वापस भेजा लेजिस्लेचर के पास अपने कुछ रिकमेंडेशंस को देते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बोलता है कि इन रिकमेंडेशन से लेजिस्लेचर बाउंड नहीं है। लेजिस्लेचर ने जैसे ही ये बिल गवर्नर को दिया, अब ये वापस प्रेसिडेंट के पास नहीं जा सकते हैं। ये एस्पेक्ट यहां पर कंसिडर किए गए, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉकेट वीटो या एब्सोल्यूट वीटो की कोई पावर ही नहीं है, तुम एक लंबे टाइम तक डिले नहीं कर सकते हो, दैट इज एब्सोल्यूट वीटो। और पॉकेट वीटो होता है कि उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है, तो ना तो अपने पास संभाल के रख सकते हो, ना आप ये कर सकते हैं कि आप उसे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं कोई एक्शन लिए बिना। तो ना तो गवर्नर ना ही प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो की पावर है। जो हर बच्चे का अक्सर एक सवाल रहता है, मैम पॉकेट वीटो की पावर्स होती हैं क्या एक्चुअली? अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि नहीं है पॉकेट वीटो की पावर्स। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब्ड, एज आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन कि डिफरेंट सिनेरियोज में अगर आपको असेंट देना है तो आप 1 महीने के अंदर दीजिए, आपको उसे वापस भेजना है तो आपके पास 3 महीने। तो ये एस्पेक्ट स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस फॉर गवर्नर एज वेल एज फॉर प्रेसिडेंट उन्होंने प्रिस्क्राइब किया। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दा जिसकी वजह से 143 का रास्ता अपनाना पड़ा प्रेसिडेंट को, इन एक्शन बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर माइट अमाउंट टू असेंट, मतलब कि इट वुड बी डीम्ड असेंट। एक तो होता है कि किसी एक इंसान ने हाँ बोल दिया कि ठीक है इट्स गुड टू गो, आप हमारा असेंट है, उन्होंने साइन कर दिया। बट यहां पर मुद्दा ये आया कि जो टाइमलाइन उन्होंने प्रिस्क्राइब की है, अगर उस दौरान प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर ने एक्शन नहीं लिया है तो फिर उस वक्त पर ये मान लिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द जजेस, द 2 जज बेंच, ये मान लिया जाएगा ऑटोमेटिकली कि असेंट दे दिया गया है। तो जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के एस्पेक्ट से हमेशा एक पॉइंट होता था कि वो जो एक उनका वैल्यू है कहीं ना कहीं सिर्फ सिग्नेटरी है, उसको भी कहीं ना कहीं ओवर रूल कर रहा था, उसको भी कहीं ना कहीं ओवर रीच कर रहा था हमारा जुडिशरी, कि अगर आपने इस वक्त में एक्शन नहीं लिया तो हम ये मान लेंगे कि आपका असेंट ऑलरेडी आ चुका है। तो ये जुडिशरी ने थोड़ा सा ज्यादा स्टेप ले लिया था ओवर द पावर्स नॉट जस्ट ऑफ लेजिस्लेचर बट फॉर जुडिशरी, फॉर एग्जीक्यूटिव एज वेल। ओके, सो ये हमारे फैक्टर्स थे ऑफ द डिसीजन। अब ये देखते हैं आर्टिकल 143 क्या है, जिस रास्ते से एक्चुअली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो आर्टिकल 143 बेसिकली एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, एडवाइजरी jurisdiction of Supreme Court. Now what does it mean? It basically means कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकती है किन मैटर्स पे, या तो लीगल मैटर्स पे या फिर फैक्चुअल मैटर्स पे। कहीं पर भी अगर उन्हें लगता है दैट फॉर पब्लिक इंपॉर्टेंस सुप्रीम कोर्ट की राय लीगल मैटर्स के एस्पेक्ट में जरूरी है, तो थ्रू द आर्टिकल 143 के पावर्स वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकती हैं। अब यहां पर जब वो आर्टिकल 143 के रास्ते से गई हैं टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, ये अपील नहीं है, ये रिव्यू नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आर्टिकल 143 के रास्ते से जाना इसका मतलब ये नहीं है दैट प्रेसिडेंट मुर्मू हैज चैलेंज्ड द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कुछ जवाब मांगना चाहती हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो यहां पर
सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ऐसे कोई भी मैटर्स हैं वो 5 या 5 से ज्यादा जजेस के द्वारा सुने जाएंगे। ये बात आर्टिकल 145 में क्लियरली लिखी गई है। जैसे अब डिसीजन दिया 2 जज बेंच ने, तो जो भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होगा दैट शैल बी हर्ड बाय 5 और मोर जजेस। सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन जो होगा वो सिर्फ एक एडवाइस होगी। यहां पे आप सिर्फ उनका ओपिनियन मांगने जा रहे हो। ओपिनियन क्या होता है? बस एक राय है, सामने वाले की मर्जी है वो मानना चाहता है या नहीं मानना चाहता है। तो यहां पर भी मान लो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जवाब दिए, तो ये बिल्कुल नहीं होगा कि उनका जवाब बिल्कुल बाइंडिंग हो जाएगा। नहीं, ये प्रेसिडेंट की मर्जी है, वो बस एक राय मांगने आए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इट इज अ मियर एडवाइस, कोई लीगल बाइंडिंग यहां पर नहीं है, क्योंकि ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 143। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ये है दैट सुप्रीम कोर्ट पे भी इट इज नॉट बाउंड टू आंसर, वो जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ना तो सुप्रीम कोर्ट जवाब देने के लिए बाध्य है, और अगर जो भी उसका ओपिनियन है वो भी प्रेसिडेंट पर जरूरी नहीं है बाइंडिंग होगा। ओके, अब अगर मैं बात करूं, इंडिया में अराउंड 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। कौन सी डेट को हुआ बताओ? तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 में लागू हुआ। उसके बाद अराउंड 15 बार आर्टिकल 143 को यूज किया जा चुका है। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स की बात करूं, वन ऑफ देम वाज रे बरूगरी केस। इस केस में जो कुछ लैंड देना था टू ईस्ट पाकिस्तान, वहां पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। ठीक है, उस मामले में एक क्वेश्चन पूछा गया था। 1993 में अराउंड द राम जन्मभूमि केस, कुछ लीगल एस्पेक्ट्स के लिए कंसल्ट किया गया था बाय द प्रेसिडेंट। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो इंपॉर्टेंट डिबेट्स चलते रहते थे, उन पॉइंट्स के अराउंड रेफर किया गया था। अयोध्या लैंड डिस्प्यूट के रिगार्ड में रेफर किया गया था। सिर्फ कुछ ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस देने से मना किया है, और उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है राम जन्मभूमि केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि हम कोई एडवाइस नहीं देंगे, पर बाकी सारे मैटर्स में दिया था। अगर आपको याद हो, हमने एक वीडियो डिस्कस किया था अराउंड कोलिजियम सिस्टम। तो कोलिजियम सिस्टम में भी जो हमारा थर्ड जजेस केस है, वो भी क्या है? हमारा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस है। ठीक है, अब जरूरत क्या पड़ी? क्या जरूरत थी कि आर्टिकल 143 का हमें रास्ता अपनाना पड़ा? डेफिनेटली यहां पर ये फैक्टर था कि जुडिशरी ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया। डेफिनेटली यहाँ पे गवर्नर एंड प्रेसिडेंट की पावर्स कम हो रही थी। बट वाज इट एक्चुअली इंपॉर्टेंट कि आर्टिकल 143 को इन्वोक करके सुप्रीम कोर्ट के पास जाए प्रेसिडेंट? अब ये बात तो सबको पता है कि प्रेसिडेंट जो भी करते हैं वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे करते हैं। तो यहां भी यही बात लागू होती है। अगर आर्टिकल 143 के तहत सवाल भी पूछे जाते हैं, तो यहां भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट एक स्टेप लेते हैं। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस पिटिशन वाज नॉट टू चैलेंज द डिसीजन। दिस इज जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल वे जिसके थ्रू प्रेसिडेंट साहिबा कुछ कुछ आंसर्स यहां पर सीख कर रही हैं फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। अब किस वजह से पूछ रही हैं? क्योंकि आर्टिकल 200 और 200 की 1 की बात करें अगर हम, तो वहां पे प्रोसीजर्स डेफिनेटली गिवन है, बट टाइम फ्रेमवर्क कहीं भी गिवन नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को यूज किया। आर्टिकल 142 क्या कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई वो जस्टिस नहीं कर पा रहा है, पार्टीज अभी भी डिससैटिस्फाइड है, तो वो एक एक्स्ट्रा स्टेप ले सकता है एग्जिस्टिंग लॉज से, कुछ प्रोसीजरल बाईपासेस कर सकता है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को मॉडिफाई कर सकता है टू डू कंप्लीट जस्टिस। हमेशा आर्टिकल 142 का एक रेफरेंस होता है टू डू कंप्लीट जस्टिस, वो यहां पर स्टेप्स ले सकता है। तो ये करते हुए जो आपने टाइम फ्रेमवर्क सेट किया, क्या एक्चुअली आर्टिकल 142 में उसकी पावर्स हैं भी या नहीं? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ऑलरेडी बताई थी,
कि जो ये डीम्ड असेंट वाला एस्पेक्ट है, भाई अगर टाइम फ्रेमवर्क में काम नहीं किया तो तुम मान ही लोगे, तो जुडिशरी ने तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की वैल्यू, उनकी इंपॉर्टेंस, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स और ज्यादा कम कर दिए। तो ये काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग मैटर था, जिसके लिए इन्होंने 14 क्वेश्चंस पूछे। नाउ लेट्स डिस्कस दोस क्वेश्चंस वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या डिसीजन शुड बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी? जो भी रीजन प्रेसिडेंट या गवर्नर दे रहे हैं उस चीज को डिले करने का, उस चीज को रिजेक्ट करने का, क्या हर चीज में जुडिशरी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो जरूरी है? क्या इन एस्पेक्ट्स में जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। नेक्स्ट, जो डेडलाइंस प्रिस्क्राइब की गई हैं कोर्ट के द्वारा, कोई एक्सप्लिसिट डेडलाइंस तो है नहीं, बट आपने फिर भी यहाँ पर 3 महीने की डेडलाइंस इन सर्टेन केसेस, 1 महीने की डेडलाइंस इन अदर केसेस जो आपने प्रिस्क्राइब की हैं फॉर गवर्नर एज वेल एज फॉर प्रेसिडेंट, इज दैट एक्चुअली अलाउड? थर्ड क्वेश्चन, क्या आर्टिकल 142 यूज किया जा सकता है प्रोसीजरल मैंडेट्स को लेके? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल हमें ये बोलता है कि आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट एक एक्स्ट्रा स्टेप ले सकता है एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क के लिए। अब यहां पर जब आपने आर्टिकल 142 यूज किया, तो सबसे पहली बात, जो हमारा केस था वो केस था सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर का। उसमें आपने गवर्नर के साथ साथ प्रेसिडेंट को भी इन्वॉल्व किया, पहली बात। दूसरी बात, जो टाइमलाइंस मेंशन नहीं है आर्टिकल 200 और 201 में, आपने उन्हें भी बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके में प्रिस्क्राइब किया। तो क्या आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट खुद ही इंटरप्रेट करता है एंड अपनी पावर्स को डिफाइन करता है, क्या उनको एक्चुअली प्रॉपर्ली यूज किया गया था? दैट रियली नीड्स टू बी चेक्ड। देन अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया और उसे डीम्ड असेंट मान ले, तो क्या ये प्रोसीजरली सही है? क्योंकि बहुत से और एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। कई बार ऐसा है कि 1 महीने में नहीं एस्पेक्ट्स प्रॉपर्ली पूरे हो पाए, तो ये कहीं प्रोसीजर के एस्पेक्ट्स में सही है क्या? ये पॉइंट प्रॉपर है? अब यही पॉइंट हम फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट, इज इट मैंडेटरी कि बिल प्रेसिडेंट के पास आए अगर गवर्नर एक बिल को रिजर्व करते हैं? क्या ये जरूरी है? अब यहाँ पर इट इज नॉट जस्ट अबाउट द क्वेश्चंस अराउंड द डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसी के अराउंड ही से प्रेसिडेंट ने क्वेश्चंस नहीं पूछे। कभी कभी प्रेसिडेंट सीक सच आंसर्स आल्सो जहां पर उन्हें लगता है कि कोई एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। क्योंकि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है या जब भी हम आगे पढ़ेंगे, तो आप एक चीज डेफिनेटली रियलाइज करेंगे कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हम जितना भी बोले कि यार इनका एस्पेक्ट तो सिर्फ सिग्नेटरी अथॉरिटीज है, अल्टीमेटली देयर पावर्स, देयर एस्पेक्ट्स, देयर ड्यूटीज की कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स में सब कुछ हो। तो कभी कभी कोई एक एस्पेक्ट को क्लियरली समझने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिगार्ड्स में समझने के लिए भी सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। तो यहां पर ये बोला गया कि क्या ये पॉइंट जरूरी है कि गवर्नर अगर एक बिल रिजर्व कर रहा है तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचे ही पहुंचे। देन मैडम प्रेसिडेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस ऑफ पावर? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 50 बहुत ही ब्यूटीफुली ये बोलता है दैट देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पे क्या डिसीजन लिया गया बाय गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, क्या रीजन दिया गया, इसमें टाइम टू टाइम जो जुडिशियल एक इन्वॉल्वमेंट रहेगी इन मेकिंग ऑफ द लॉ, क्या ये बैलेंस ऑफ पावर्स को वॉयलेट नहीं कर रहा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पिलर है? दैट इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Should state approach Supreme Court through Article 131 और Article 32? बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डिस्प्यूट है या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है, स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच करना है, तो उसके लिए रास्ता है आर्टिकल 131। ये रास्ता कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। पर इस डिसीजन में कोर्ट ने ये बोला कि अगर प्रेसिडेंट एक्शन नहीं ले रहे हैं तो रिट ऑफ मैंडेमस भी लग सकती है। मैंडेमस की रिट क्या कहती है?
मैंडेमस की रिट ये कहती है कि किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को कमांड किया जा सकता है कि आप ये काम कीजिए। तो यहाँ पर क्या आर्टिकल 32 का भी एक दरवाजा खोल दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकती है, और क्या ये चीज कॉन्स्टिट्यूशनल रिगार्ड्स में सही है? तो क्या अब स्टेट गवर्नमेंट्स के पास सिर्फ 131 का रास्ता है? 32 का रास्ता भी है। 32 इज कि आप रिट पिटिशन लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अगर आप को लगता है आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं। ठीक है, तो क्या एग्जैक्टली यहाँ पर मैटर है, इसका एक क्लैरिफिकेशन मांगा है। देन जो हमारे मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, क्या उन्होंने एक्चुअली देखा होगा कि जुडिशरी इन एस्पेक्ट्स को, जो एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन है, इस बारीकी से रेगुलेट करेगी? जैसे हम ये बोलते हैं कि जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट वाइसा वर्सा इज ऑल्सो नॉट वेरी राइट कि जुडिशरी हर एस्पेक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर कर रही है, जिसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। क्या सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइंस हैं ये स्टेट की पावर्स मतलब जो एग्जीक्यूटिव की पावर्स है उसको वीक करती है? उन्हीं रिगार्ड्स में ये क्वेश्चन है कि आपने इतना स्ट्रिक्ट टाइमलाइन लगा दी कि 3 महीने में डिसीजन लो वरना मान लेंगे कि डिसीजन ले लिया। ये कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव की एग्जैक्टली पावर्स है, क्योंकि बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं ना कि आप उस बिल को कभी कभी कमेटी के पास भेज रहे हैं, बहुत से और एस्पेक्ट्स होते हैं, तो वहां पर जुडिशियसली ये एस्पेक्ट्स को कंसिडर करे बिना तो कहीं ये डिसीजंस नहीं लिए गए। देन जो हमारी रीसेंट रूलिंग है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, जो हमारे प्रीवियस डिसीजंस हैं जहां पर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की डेफिनेटली टाइमलाइन तो प्रिस्क्राइब नहीं है, बट एट द सेम टाइम एक ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो जुडिशरी का इन सब एस्पेक्ट्स में, जो रूलिंग्स हैं उनको ये काफी ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है। सो व्हाट शुड बी द एक्चुअल एस्पेक्ट? दिस ओपिनियन इज सीक। एंड अल्टीमेटली क्या ये इंटर इंस्टीट्यूशनल क्लैशेस में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा? जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा था आफ्टर द एनजैक कंट्रोवर्सी, आफ्टर जस्टिस यशवंत वर्मा कंट्रोवर्सी। अब एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई अराउंड जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर। तो सेंटर वर्सेस स्टेट ऑलरेडी एक बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है। तो यहाँ पर फेडरलिज्म को क्या एक्चुअली ये डिसीजन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और इज इट वीकनिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ फेडरलिज्म? इज इट वीकनिंग द जो हमारा रिलेशन है ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये कहीं ना कहीं उसको वीक ना करे? दिस इज वन ऑफ द ओपिनियंस दैट इज सीक। देन क्या कोर्ट्स को बिल बनने से पहले, लॉ बनने से पहले ही बिल में इंटरफेयर करना चाहिए? जैसे अभी उन्होंने असेंट को बस ऐसे कंसिडर कर लिया कि हाँ ठीक है 10 बिल्स ये पास करवा दिए, राइट? देन अगर आप कोई भी रीजन दे रहे हैं उस पर जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। तो जो ये टाइम टू टाइम इंटरफेरेंस रहेगा, वहां पर भी एक कोई भी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, चाहे प्रेसिडेंट है चाहे गवर्नर है, वो प्रॉपरली एक एक्शन नहीं ले पाएंगे, जो अपने आप में ही गलत है। तो क्या कोर्ट्स का लॉ बनने से पहले, अब लॉ बनने के बाद तो जुडिशियल रिव्यू का हक डेफिनेटली है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स में है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली ये बात चेक कर सकती है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। पर क्या लॉ बनने के प्रोसेस में भी ऐसा होने लग गया तो बहुत गड़बड़ है। डज इट इम्पैक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स? ऑब्वियसली यहाँ पर उनकी जो इंडिपेंडेंस है, जो एस्पेक्ट्स हैं, उसको क्या ये इम्पैक्ट करेगा? एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो एग्जीक्यूटिव्स की अकाउंटेबिलिटी है वो अभी तक अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को थी, पर आपने हर स्टेप पे जुडिशियल रिव्यू का एस्पेक्ट डाल के जो अकाउंटेबिलिटी है वो कोर्ट्स की तरफ सेट करने की कोशिश की है थ्रू दिस डिसीजन। तो एग्जैक्टली एग्जीक्यूटिव्स की जो जवाबदेही है, जो अकाउंटेबिलिटी है, इज इट टुवर्ड्स द कोर्ट्स और इज इट टुवर्ड्स द पार्लियामेंट? दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो ये थे हमारे 14 सवाल जो मैडम प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से सीख किए हैं। स्टिल नो बेंच हैज बीन फॉर्म्ड फॉर दिस, स्टिल नो एस्पेक्ट्स हैव बीन कंसिडर्ड कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इस बात में जवाब देंगे या नहीं देंगे। हाउएवर देयर बहुत स्पेकुलेशंस चल रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब नहीं दिया तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के पार्ट पे सही नहीं होगा, कि क्योंकि कुछ ऐसे सवाल हैं इसमें जो मैंने आपको बताया कि हाँ एक्चुअली दैट नीड्स टू बी आंसर्ड, उस एस्पेक्ट में एक क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर वो जवाब नहीं देती तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का एक जो इमेज है वो वीक हो सकता है।
एंड अगर वो जवाब देती भी है तो वेरी गुड एस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज कि एज आई टोल्ड यू एज वेल कि ये बाइंडिंग नहीं है, ये बस एक राय है जो सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट्स ने मांगी है एंड सुप्रीम कोर्ट आगे दे रहे हैं, ना तो ये चैलेंज किया गया डिसीजन ना कुछ भी, तो बस एक ओपिनियन ही देना है. सो व्हाट गोज अहेड, लेट्स सी. आई होप यू अंडरस्टूड द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. द अल्टीमेट क्वेश्चन दैट underlies is जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर का जो ये एक टसल चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं एक रेस्ट पे लाने के लिए, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव का जो एक ये टसल चल रहा है उसको रेस्ट पे लाने के लिए these opinions were seek by the president. Now let's see what happens, what actions are taken by the Supreme Court. Justice B.R. Gavai अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं एंड ऑन just his first few days ये एक important मैटर आया. So let's see how the Supreme Court acts on these matters. I hope the concept is clear. That was all about this session. Take care guys. Bye bye.